दोस्तों, मैं रफीन सुफियान आपका इंडस रिपोर्ट एंड एनालिसिस में हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करते हैं क्या ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान वॉर करेंगे। द ट्राइड ऑफ ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान यहाँ लोकेटेड है। ये एरिया काफी बिजी रहता है, लेकिन अक्सर गलत रीजंस की वजह से और यहाँ की कम्युनल लाइफ डिस्टर्ब होती रहती है। हर रोज इंटरनेशनल बॉर्डर्स क्रॉस किए जाते हैं और दोनों आर्मड फोर्सेस और मिलिटेंट्स कवर्ड ऑपरेशंस चलाते हैं नए पावर सीज करने का मौका ढूंढने के लिए। पिछले कुछ सालों में ये एरिया और भी ज्यादा डेंजरस और अनस्टेबल हो गया है, जो ज्यादा अनरेस्ट और रेसिप्रोकल कॉन्फ्लिक्ट्स को जन्म दे रहा है। इस वजह से ये दुनिया का मोस्ट डेडली प्लेसेस में एक बन गया है। जनवरी में बूसी इंसर्जेंट्स ने ईरान और पाकिस्तान की बॉर्डर्स के अक्रॉस अटैक्स लॉन्च किए। इसके रेस्पॉन्स में ईरानियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान में सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस पर बॉम्ब गिरा दिए, जिसके बदले में पाकिस्तान ने हॉस्टाइल ईरानियन कैंप्स पर अटैक किया। एक पहले वाला अटैक का बदला लेने के लिए मार्च में पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अफगानिस्तान में तालिबान ट्रूप्स पर बॉम्बिंग की। इस बीच एक साल पहले एक और तालिबान फोर्स ने ईरान के बॉर्डर के पास ईरानियन पोजीशंस पर अटैक किया था। ज्यादा रीसेंट इवेंट्स की बात करें तो अक्टूबर में सेपरेटिस्ट्स ने कराची एयरपोर्ट पर हमला कर दिया और रास्ते में चाइनीज इंजीनियर्स को मार दिया। ऐसे और भी इंसिडेंट्स हुए हैं, लेकिन ये सब दिखाता है कि इंसर्जेंसी और लोकल इश्यूज एक दूसरे से जुड़ गए हैं। 2024 ग्लोबल सिक्योरिटी इंडेक्स के मुताबिक अफगानिस्तान की मिलिटेंसी से सबसे ज्यादा अफेक्टेड कंट्री अभी पाकिस्तान है, जो नंबर 6 पर है, जबकि ईरान नंबर 26 पर है। यहाँ रिगमीज इस्लामिस्ट्स और नेशनलिस्ट्स पावर के लिए कम्पीट कर रहे हैं, लेकिन हर नए अटैक के साथ सिचुएशन और खराब होती जा रही है और ट्राइड धीरे धीरे एक ही बैटल एरिया बन रहा है। इस रीजन की बॉर्डर्स आज बोल्ड होती है और कल चौक लाइंस की तरह मिटा दी जाती है। साथ ही ये एरिया दुनिया के सबसे कम वुमेन फ्रेंडली जगहों में से एक माना जाता है। तालिबान ने अभी हाल ही में अपने मॉरल रेगुलेशंस और स्ट्रिक्ट कर दिए हैं, जिसमें औरतों को एक दूसरे की क्रेजी कन्वर्सेशन सुनने तक को भी मना कर दिया गया है। ये सब बहुत डिस्टर्बिंग है, लेकिन मेरे हिसाब से ये जरूरी है कि लोकल सोर्सेज से अपडेट लिया जाए, ताकि एरिया की असली हालत और सेंट्रल एशिया की मॉडर्न बॉर्डर्स के नीचे गूंजने वाली गूस्ट ऑफ खुरासान की प्रेजेंस को समझा जा सके। हिस्टोरिकल एम्पायर्स की यादें और भी खुरासान से जुड़ी हुई है। एक वक्त का ये अमीर कल्चरल और पॉलिटिकल सेंटर था, जिसे अलग अलग तुर्किश और ईरानियन किंग्स ने रूल किया, जो पावर के लिए कम्पीट करते रहे। लेकिन जैसे जैसे सीट ऑफ अथॉरिटी बदलती गई, खुरासान धीरे धीरे एशिया का वाइल्ड वेस्ट बन गया। 19th और 20th सेंचुरीज के दौरान रशियन और ब्रिटिश एम्पायर्स ने खुरासान को एक बैटलफील्ड की तरह यूज किया, जहां दोनों अपनी डिफेंसिव पोजीशंस एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे। जब ब्रिटिश साउथ से उठे और रशियंस नॉर्थ से आगे बढ़े, तब एक फियर्स जियोपॉलिटिकल स्ट्रगल शुरू हो गई, जो धीरे धीरे किसान की कॉमन आइडेंटिटी को वीक करती चली गई। इस पावर स्ट्रगल में यंग अफगान स्टेट बीच में फंस गया। जैसे रशिया भी इस जदोजहद का हिस्सा था, जबकि ब्रिटेन उस पर रूल करना चाहता था। कई सालों तक चलता आया ये बैक एंड फोर्थ टेंशन तब खत्म हुआ जब हेनरी डुरांड द्वारा बनाया गया एक पीस ट्रीटी ऑफ 1893 में साइन किया गया, जिससे अफगानिस्तान एक ब्रिटिश क्लाइंट स्टेट बन गया। ये ट्रीटी ने ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच बाउंड्री फिक्स कर दी, बस एक सीधी लाइन मैप पर ड्रॉ करके, जिसे ड्यूरेंट ने अपने नाम पर रख दिया। सिर्फ अपने ऑफिस में बैठे बैठे ड्यूरेंट ने डिसाइड कर दिया कि ब्रिटिश फोर्सेस की वेस्टर्न मोस्ट पोजीशन से वो कितनी दूर तक शूट कर सकता है, और उस हिसाब से लाइन मार्क कर दी। जियोग्राफी, हिस्ट्री या ग्राउंड रियलिटी को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं किया गया, फिर भी ड्यूरेंट लाइन साइन हो गई। ये लाइन जबरदस्ती लोकल्स पर थोपी गई, लेकिन ये डील एक डिजास्टर थी, क्योंकि इसने सेंचुरीज ओल्ड एथनिक ग्रुप्स को अलग कर दिया। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पश्तून लोगों पर पड़ा, क्योंकि नई बॉर्डर ने उनके टाउन्स और सिटीज को तोड़ दिया। अफगानिस्तान पर पश्तून लोग रूल करते थे, और हालांकि कई पश्तून रीजन्स अफगानिस्तान में रहे, बहुत सारे बाहर
छोड़ दिए गए। जैसे पेशावर जो सिटी ऑफ पर्ल्स कहलाता था, पश्तून लोगों के लिए पेशावर खोना ऐसा था जैसे हाथ या पैर खोना। आज तक वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं। टेंशन तब से बढ़ गई जब हर अफगान गवर्नमेंट ने ड्यूरांट लाइन को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। आज पाकिस्तान में अफगानिस्तान से 3 गुना ज्यादा पश्तून रहते हैं, जो नेचुरली काबुल में स्ट्रॉन्ग आइडेंटिस्ट सेंटिमेंट्स को फ्यूल करते हैं। इसी वजह से अफगानिस्तान हमेशा पाकिस्तान के बालिस्तान और खाइबर पख्तून के रीजन्स पर क्लेम करता रहा है। अगर कभी अफगान गवर्नमेंट एक साथ आ गई तो पश्तून लोग एक ही पॉलिटिकल ग्रुप में आ सकते हैं। अफगान कंट्रोल अगर स्पार्सली पॉपुलेटेड बालिस्तान पर होता तो उन्हें दुनिया के ओशंस तक एक्सेस मिल सकता था और अफगानिस्तान में पश्तून डोमिनेंस और स्ट्रॉन्ग हो सकती है। आज की डेट में पश्तून लोग तकरीबन 40% पॉपुलेशन का हिस्सा बनते हैं और ये नंबर सिर्फ बढ़ता ही जाएगा। अगर ये 2 गोल्स अचीव हो जाते हैं, जैसे एथनिक मेजॉरिटी बनना और लैंड लॉक्ड आइसोलेशन से निकलना, तो एक मॉडर्न सेंट्रलाइज्ड अफगान स्टेट बनने की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तय हो सकती है। ये नेशन बिल्डिंग का गोल हर अफगान गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया है, चाहे वो जितनी भी पुरानी हो। रिसेंट इवेंट्स जैसे सोवियत यूनियन के अफगानिस्तान वार के बाद तालिबान का पावर में आना इस थ्योरी को और सपोर्ट देते हैं। तालिबान ने पहले 1996 से 2001 तक सिविल वॉर के बाद रूल किया और 2021 के यूएस विड्रॉल के बाद फिर से पावर में आए। तालिबान के ओरिजिन्स और उनके व्यूज डीपली पश्तून कल्चर से जुड़े हैं, लेकिन वो खुद को ओपनली एक हार्डकोर पश्तून नेशनलिस्ट ग्रुप के रूप में दिखाने से बचते हैं। पहले की अफगान गवर्नमेंट्स की तरह तालिबान भी ड्यूरांट लाइन को मानने से इनकार करते हैं और आयरनी ये है कि ये लाइन उनके लिए स्ट्रेंथ का भी सोर्स है, स्पेशली जब बात पाकिस्तानी तालिबान की होती है। पाकिस्तानी तालिबान का एजेंडा अफगान तालिबान से अलग है। उनका सिर्फ एक मकसद है, पाकिस्तान की अथॉरिटी को खाइबर पख्तून से हटा देना, जो पेशावर सिटी के एरिया है और जहां पश्तून लोगों की मेजॉरिटी है। 2008 में आबाद ने पाकिस्तानी तालिबान को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया, जिससे दोनों के बीच इंटेंस कॉम्बैट स्टार्ट हो गया। तब से लेकर आज तक तालिबान ने स्कूल्स पर अटैक्स किए, लोगों को होस्टेज बनाया, मॉस्क्स बॉम्ब की और हजारों लोगों की जान ले चुकी है। लेकिन ये कन्फ्रंटेशंस एक अलग ही तरह की स्ट्रगल क्रिएट कर रहे हैं। हिस्टोरिकली इस्लामाबाद और अफगान तालिबान के रिलेशंस काफी अच्छे थे, लेकिन अब ये दोस्ती कमजोर पड़ गई है। पाकिस्तानी तालिबान के अटैक्स और किडनैपिंग्स के बावजूद अफगान तालिबान उनके ज्यादा करीब है। रेडिकल्स जो कुछ भी करने की उम्मीद की जाती है वो सब हो रहा है। इस बीच पाकिस्तान मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक से रिएक्ट करता है, लेकिन उन्हें ध्यान रखना पड़ता है कि अफगान तालिबान को ना मार दे। ये सिचुएशन 2015 को एक अलग तरीके की फाइट बना देती है। इसी अनरेस्ट का एक बड़ा बेनिफिशियरी था ISIS खुरासान, जो हालांकि एक ग्लोबल एम्बिशन रखता है, लेकिन ज्यादातर काबुल में फाइट करता है, इस्लामाबाद में नहीं। जबकि तालिबान ने काबुल पर वापस कंट्रोल ले लिया है, पुराने जख्म फिर से ताजा हो गए हैं, क्योंकि उनका मानना है कि पाकिस्तान हिस्टोरिक किसान का हिस्सा नहीं है। अपनी सुपरमेसी की तलाश में नए कॉन्फ्लिक्ट्स भी जन्म ले रहे हैं। अब तालिबान ऑफिशियल्स ने कई बलोई सेक्टेरियन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ अलायंसेस बना लिए हैं। बलोई और पश्तून लोगों में कई सिमिलरिटीज है। दोनों डिवाइडेड कम्युनिटीज है जो मेनली पाकिस्तान में रहते हैं। बलोई माइनॉरिटी को पाकिस्तान में डिप्राइव महसूस होता है और बहुत लोग मानते हैं कि उनकी कल्चरल आइडेंटिटी खतरे में है। ये वल्नरेबिलिटी ईरानियन साइड तक भी बढ़ जाती है। इसका एक बड़ा रीजन लिंग्विस्टिक और रिलीजियस डिफरेंसेस है। शिया मेजॉरिटी ईरान में सुन्नी बलोइस एक अलग ठहरा हुआ एथनिक माइनॉरिटी ग्रुप है, जो उनके अलग होने की चाहत को और बढ़ाता है। कई बलोई सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट करती है। बाइडेन लिबरेशन फ्रंट 1964 में बनी थी, जो उस टाइम के नेशनलिस्ट और एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से जुड़ी थी। बलोक लिबरेशन आर्मी 2000 में BLF की एक ब्रांच के रूप में बनी, लेकिन ये अपने पेरेंट ग्रुप से अलग है। BLF और BLA मेनली पाकिस्तान में एक्टिव है, जो पॉलिटिकल प्रोसेस को रिजेक्ट करते हैं और सिर्फ आर्म्ड एक्शंस को सपोर्ट करते हैं। दूसरी तरफ यश अल अब्दुल एक जिहादिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स रखती
है। ये 2012 में ईरान में बनी थी और माना जाता है कि इसे सऊदी अरबिया और यूएस का सपोर्ट मिलता है। आखिरी कुछ सालों में तीनों बलोच सेपरेटिस्ट ग्रुप्स ने तालिबान से अमेरिकन वेपनरी और इक्विपमेंट खरीदा है। सिर्फ 2024 के पहले 10 महीने में बलोई ग्रुप्स ने पाकिस्तान में बसेस, रेल रोड्स और ब्रिजेस को टारगेट किया, जिसमें पहले से भी ज्यादा डेडली अटैक्स हुए। इम्प्रूव्ड फायर पावर की वजह से 624 लोग मारे गए और उतने ही घायल हुए। सिर्फ अगस्त में ही 254 लोगों की मौत हुई, जो इस साल का सबसे लिथल महीना बना। बलोई मिलिटेंट्स खासकर चाइनीज लोगों के खिलाफ ज्यादा एग्रेसिव है। मार्च में एक चाइनीज फैसिलिटी पर अटैक में 5 चाइनीज इंजीनियर्स मर गए और कराची एयरपोर्ट के पास एक ब्लास्ट में 2 और की जान चली गई। ईरान की तरफ भी टेंशन्स हाई है। पिछले साल रेस्क के पास 11 ईरानियन पुलिस ऑफिसर्स मारे गए थे जब 10 के मिसाइल्स और ड्रोन अटैक्स पाकिस्तानी टेरिटरी में हुए, जिसमें सिविलियंस भी कैजुअलिटी बने। पाकिस्तान ने जवाब में ईरान पर एयर स्ट्राइक्स की, जिसमें 9 लोग मारे गए। लेकिन बलोई रेबल्स का गोल एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना है जो ईरान और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों को इंक्लूड करे। अफगानिस्तान में तालिबान का बलोई फैक्शंस के साथ अलायंस बनाना थोड़ा गलत फैसला माना जा सकता है, क्योंकि दोनों का टेरिटोरियल क्लेम्स पे कॉन्फ्लिक्ट है। लेकिन जनरल एग्रीमेंट ये है कि ये इशू तब हैंडल किया जाएगा जब पहले ईरान और पाकिस्तान से टेरिटोरियल्स ली जाएंगी। अभी के लिए तालिबान पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बाल्टिस्तान रीजन्स पर कंट्रोल पाने के लिए बलोई मिलिटेंट्स के साथ मिल रहा है। इस रीजन का अनरेस्ट का एक बड़ा रीजन रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी या कमी है। अफगानिस्तान, जिसमें ऊंचा पहाड़ी इलाका ज्यादा है, वहां ईरान के साथ वाटर डिस्प्यूट भी इस कॉन्फ्लिक्ट का परफेक्ट एग्जाम्पल है। हिंदू कुश, जो अफगानिस्तान के नॉर्दर्न और सेंट्रल रीजन्स में है, देश की मेजर वाटर सप्लाई का सोर्स है। ये ग्लेशियल माउंटेन्स हाइड्रो इलेक्ट्रिक फैसिलिटीज को पावर देते हैं, जो कई 100 मेगावाट्स तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। लेकिन ये डैम्स पानी की ऑलरेडी लिमिटेड सप्लाई को और भी रेस्ट्रिक्ट करते हैं, जो डाउन स्ट्रीम ईरान के लिए नुकसान का सबब बनता है। हेलमांड रिवर इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है। ये एरिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है, जो अफगानिस्तान से ईरान बॉर्डर के पास हमोन लेक्स तक फ्लो करती है। कितना पानी कहाँ जाएगा और इसके कंट्रोल के लिए दोनों मुल्क फियरसली डिस्प्यूट करते हैं। पानी के राइट्स को फॉर्मलाइज करने की सभी कोशिशें फेल हो चुकी है। 1973 का एग्रीमेंट सबसे क्लोजेस्ट लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, हेलमांड वाटर ट्रीटी। इसके मुताबिक ईरान को हर सेकंड 22 क्यूबिक मीटर्स पानी लेने की इजाजत है और अच्छी बारिश वाले सालों में 4 क्यूबिक मीटर्स एक्स्ट्रा खरीदने का ऑप्शन भी दिया गया है। लेकिन ये ट्रीटी कभी रेटिफाई नहीं की गई, इसलिए इसका इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ गुड फेथ पर डिपेंड करता है, जो कि इस रीजन में पानी की तरह ही रेयर है। दोनों कंट्रीज की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने भी 1973 अफगान कॉप जैसे इवेंट्स को और बिगाड़ दिया है। सोवियत अफगान वार, 1979 की ईरानियन रेवोल्यूशन, यूएस लेड ऑक्यूपेशन और तालिबान के उठाने और गिरने ने इस रीजन को हमेशा डिस्टर्ब किया है। रीजनल प्रोजेक्ट्स की वजह से लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग अक्सर लोकल जियोग्राफी से मैच नहीं होती। 2019 ने दिखाया कि पानी की कमी वायलेंस को और बढ़ावा दे सकती है, क्योंकि सालों से छोटी छोटी झड़प होती रही है। 1998 में टेंशन्स इतनी बढ़ गई थी कि ईरान ने अफगान बॉर्डर पर 2 लाख फौजियों को तैनात कर दिया था और ये इन्वेजन के लिए तैयार थे। हालांकि ईरान ने बाद में अपनी फोर्सेस हटा ली, मगर ये इंसिडेंट दिखाता है कि कैसे पानी के डिस्प्यूट्स फुल स्केल वॉर में बदल सकते हैं। आज भी टेंशन्स जारी है। मई 2023 में हेमन लेक्स के पास अफगान और ईरानियन गार्ड्स के बीच डेडली क्लैशेस हुए, जिसमें 3 लोग मारे गए। दोनों तरफ ने लड़ाई शुरू करने का दोष एक दूसरे पर डाला, लेकिन असल बात यह है कि ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर्स अपनी स्पीड से शिफ्ट हो रहे हैं। इस्लामाबाद, तेहरान और काबुल आज तक इनके अंदर छुपी हुई आइडियोलॉजिकल और एथनिक नेशनलिस्ट फोर्सेस को कंट्रोल नहीं कर सके हैं। पाकिस्तान का नॉर्थ वेस्ट, ईरान का साउथ ईस्ट और अफगानिस्तान का साउथ एक बड़ा बैटलफील्ड बन चुका है, जिसमें इस्लामिस्ट फाइटर्स, ड्रग स्मगलर्स, ह्यूमन ट्रैफिकर्स और फ्रिंग मिलिट्रीज शामिल है। ये सेपरेटिस्ट ग्रुप्स एक बड़े सेल्फ डिस्ट्रक्टिव सिक्योरिटी इशू में बदल रहे हैं।
जो खुद को ही खत्म कर रहा है। ये ट्रायड शायद ऑलरेडी दुनिया का सबसे डेंजरस जगह बन चुका है, मगर इसे भी बड़ा खतरा आने वाला हो सकता है अगर हालात और बिगड़ते हैं। तो दूसरी बड़ी ताकतें ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सरकारों को डायरेक्ट स्टेट ऑन स्टेट वॉर में धकेलने की कोशिश कर सकती है। हिस्ट्री बताती है कि छोटी पावर्स ने कई तबाह करने वाले वॉर शुरू किए। इसे प्रॉक्सी प्रोवोकेशन कहा जाता है। ये थ्योरी बताती है कि छोटी पावर्स कैसे बड़ी ताकतों को मैनिपुलेट कर सकती है ताकि वो ऐसे तरीके से रिएक्ट करे जो उनके फायदे में हो। अगर ये सब यही चलता रहा तो आखिर में न रीजन बचेगा न लक, और ये पूरा रीजन एक भयंकर कॉन्फ्लिक्ट में डूब जाएगा। जब तूफान आ जाएगा तो न भागने की जगह होगी और न ही मौका मिलेगा। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहेगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। इन दिस रिपोर्ट एंड एनालिसिस के साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।